सभी को मेरा नमस्कार। आज की हमारी क्लास है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। अभी तक हमने जनरल साइंस में जितना पढ़ा है उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन आज हम करेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि जिस तरह से मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा आपको भी क्वेश्चन साथ साथ में पढ़ना है, और उसके बाद में आपको 10 सेकंड का टाइम मिलेगा और सही उस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में साथ साथ में लिखना है। तो आइए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। उससे पहले आपको जानकारी दे दूं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरल साइंस का टॉपिक जिस भी एग्ज़ाम में होगा उसके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस तरह से एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, पुलिस पटवार और कोई भी स्टेट पीसी का एग्ज़ाम होगा उसमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि संतुलित आहार में घटकों की संख्या होती है। हमारा सबसे पहला टॉपिक ही संतुलित आहार, उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन हम ले रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि संतुलित आहार में घटकों की संख्या होती है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 7। तो संतुलित आहार में कितने घटक थे? संतुलित आहार में मैंने घटक लिखाए थे, 6 घटक लिखाए थे। पहला लिखाया था कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, विटामिन और जल। सातवां मैंने अन्य घटक लिखाया था फाइबर्स, जो हमारे शरीर में यदि कब्ज होता है उसको सही करने के लिए फाइबर्स वगैरह अपन यूज़ करते हैं। तो पहले क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? पहले का सही हो जाएगा सी। तो हमारे शरीर में घटकों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है संतुलित आहार में। पहले का सी ऑप्शन। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है कि हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने वाला घटक कौन सा है? दूसरा क्वेश्चन क्या है? ऊर्जा प्रदान करने वाले घटक है। तो मैंने आपको 3 घटक लिखाए थे। पहला घटक लिखा था कार्बोहाइड्रेट, 4 किलो कैलोरी हमें ऊर्जा देता है। प्रोटीन 4.2 किलो कैलोरी देता है। वसा हमें सबसे ज़्यादा 9.3 किलो कैलोरी देता है। तो ऑप्शन पे देते हैं ध्यान कि ऑप्शन में कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं जो हमें ऊर्जा प्रदान करेंगे। तो पहला दे रखा विटामिन, दूसरा वाटर, तीसरा फैट, चौथा है डी। तो हमें इस क्वेश्चन के आधार पर ऊर्जा प्रदान करने वाला घटक कौन सा है? ऑप्शन सी। तो दूसरे का ऑप्शन बी कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, फैट हमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है। उसके बाद आते हैं कि तीसरा क्वेश्चन, शरीर के निर्माण करने वाले घटक कौन से हैं? शरीर का निर्माण करने वाले घटक कौन कौन से? मैंने आपको लिखा था कि शरीर के निर्माण में अपने 3 घटक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सर प्रोटीन होता है, वाटर होता है और मिनरल्स होते हैं। तो ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या दे रखा है। पहला दे रखा है प्रोटीन, दूसरा दे रखा मिनरल, तीसरा वाटर और चौथा दे रखा है सभी। तो तीसरे का ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन क्या था कि शरीर का निर्माण करने वाले घटक कौन से हैं? तो वह प्रोटीन भी होता है, मिनरल्स भी होता है, वाटर होता है। तो ऑप्शन इसका सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद चौथा क्वेश्चन आता है कि हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने वाले घटक कौन कौन से हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी रोगों से लड़ने के लिए ताकत हमें कौन प्रदान करता है? तो ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है फाइबर्स, बी है कार्बोहाइड्रेट, सी है विटामिन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमें रोगों से लड़ने के लिए कौन सा घटक ताकत प्रदान करता है? तो वो होता है ऑप्शन नंबर सी। तो चौथे का क्वेश्चन सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी विटामिन हमें इम्यूनिटी पावर बूस्ट करता है या इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है। ये क्वेश्चन वर्तमान में कोरोना काल में सबसे इम्पोर्टेंट महत्व रखने वाला क्वेश्चन है। आपको ये किसी न किसी एग्जाम में जरूर मिलेगा कि इम्यूनिटी पावर बढ़ाने वाला घटक कौन सा है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, विटामिन। विटामिन भी सबसे ज़्यादा, विटामिन ए हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है या डेवलप करता है। उसके बाद क्वेश्चन आता है 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सबसे जल्दी ऊर्जा प्रदान करने वाला घटक कौन सा है? मैंने आपको बताया था खिलाड़ी खेल से पूर्व या खेल के बाद में किसका यूज़ करते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट का। उसमें भी कार्बोहाइड्रेट में सबसे ज़्यादा कौन सा यूज़ होता है? तो सर ग्लूकोज यूज़ होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कि सबसे जल्दी ऊर्जा प्रदान करने वाला घटक कौन सा है? तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ए ग्लूकोज, बी फ्रक्टोज, सी सुक्रोज, डी माल्टोज। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करने वाला घटक कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो 5वें का कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ग्लूकोज। उसके बाद में छठा क्वेश्चन आता है कि सेलुलोज के पाचन के लिए बैक्टीरिया उत्तरदायी होता है। सेलुलोज के पाचन के लिए बैक्टीरिया उत्तरदायी होता है। ऑप्शन क्या है? ए राइजोबियम, बी है ई कोलाई, सी है लैक्टोबैसिलस, डी है ऑल। तो सेलुलोज के पाचन के लिए कौन सा बैक्टीरिया उत्तरदायी होता है? तो मैंने लिखा था ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी नंबर का। ये बैक्टीरिया कब पाचन करता है? पुराने समय में, आदिकाल में मनुष्य सेलुलोज खाता था, उसको पाचन के लिए एक ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया उत्तरदायी होता था। इस क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी। क्वेश्चन क्या है? सेलुलोज के पाचन के लिए कौन सा बैक्टीरिया उत्तरदायी है? तो ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया उत्तरदायी है। उसके बाद में क्वेश्चन आता है कि पादपों में भोजन का संग्रहण किस रूप में होता है?
पादपों में भोजन का संग्रहण किस रूप में होता है। मैंने 2 क्वेश्चन लिखाए थे कि एक पादपों में भोजन का संग्रहण, एक जीव जंतु और मनुष्य में भोजन का संग्रहण। तो ये क्वेश्चन किस पर है, पादपों में भोजन का संग्रहण किस रूप में होता है। ऑप्शन नंबर ए स्टार्च के रूप में, बी ग्लाइकोजन के रूप में, सी सेलुलोज के रूप में, डी निम्न में से कोई नहीं। तो कौन सा सही हो जाएगा, स्टार्च के रूप में। पादपों में भोजन का संग्रहण किस रूप में होता है, स्टार्च के रूप में। और मनुष्य में भोजन का संग्रहण ग्लाइकोजन के रूप में होता है। मनुष्य में भोजन का संग्रहण किस रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए स्टार्च के रूप में पादपों में भोजन का संग्रहण, और मनुष्य और जीव जंतु में भोजन का संग्रहण ग्लाइकोजन के रूप में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 8वां, सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है। निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है या शुगर कौन सी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं ग्लूकोज, बी आता है फ्रक्टोज, सी गलैक्टोज, डी सुक्रोज। तो मैंने आपको लिखाई थी ग्लूकोज को अन्य कौन सी शर्करा बोलते हैं, तो ग्रेप्स शुगर बोलते हैं। और फ्रक्टोज मैंने लिखाई थी कि सबसे मीठी शुगर होती है, और ये किस में पाई जाती है, तो अगर शहद में पाई जाती है। उसके बाद में गलैक्टोज को मैंने लिखा था वुड शर्करा, इसका अन्य नाम क्या था, वुड शर्करा। और सुक्रोज होती है जो हमारे घरों में साधारण चीनी होती है, उसको बोलते हैं सुक्रोज। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है, फ्रक्टोज शर्करा होती है। ग्लूकोज का अन्य नाम क्या बोलते हैं, ग्रेप्स शुगर बोलते हैं, जो सबसे ज़्यादा अंगूरों में पाई जाती है। लैक्टोज जिसको वुड शक्कर भी बोलते हैं, और सुक्रोज जो साधारण चीनी होती है जो घरों में यूज होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी। और क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी फ्रक्टोज। ये तो है नेचुरल शुगर। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि सबसे मीठी कृत्रिम शुगर कौन सी है, जो मनुष्य के द्वारा निर्मित होती है। सबसे मीठी कृत्रिम शुगर कौन सी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है फ्रक्टोज, ऑप्शन नंबर बी है सुक्रोज, ऑप्शन नंबर सी है सैकरिन, और ऑप्शन नंबर डी है बी और सी दोनों। ये थी ऊपर वाला क्वेश्चन था, वो था नेचुरल, और ये आर्टिफिशियल मतलब मानव के द्वारा निर्मित होती है। वो कौन से सबसे मीठी शुगर होती है, तो वो होती है ऑप्शन नंबर बी सुक्रोज, सॉरी वो कौन सी होती है, सैकरिन होती है। कौन सी होती है, सैकरिन। सबसे स्वीट कृत्रिम शुगर कौन सी होती है, सैकरिन, जो किसके द्वारा निर्मित होती है, मनुष्य के द्वारा निर्मित होती है, यानी उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल निर्मित, कृत्रिम निर्मित होती है। और क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का सी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि सबसे स्वीट कृत्रिम शुगर कौन सी है, सैकरिन। और जो प्रकृति में मिलती है सबसे ज़्यादा स्वीट शुगर कौन सी है, वो होती है फ्रक्टोज। किसमें मिलती है, शहद में मिलती है, शहद में। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद आता है 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या है कि माल्टोज की इकाई क्या होती है। मैंने आपको लिखाया था कि माल्टोज कार्बोहाइड्रेट का घटक होता है, और उसमें उसकी इकाई क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर बी है ग्लूकोज प्लस लैक्टोज, ऑप्शन नंबर सी है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ऑप्शन नंबर डी है ग्लूकोज प्लस सुक्रोज। मैंने आपको लिखाया था कि माल्टोज 2 घटकों से मिलकर बना होता है, एक होता है ग्लूकोज और ग्लूकोज। मैंने आपको लिखाया था कि जब रात को अपन चने भिगोकर सुबह जल्दी उठकर खाते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है। कारण क्या होता है कि चने होते हैं उसमें माल्टोज होता है, और माल्टोज किससे मिलकर बना होता है, 2 जीव से मिलकर बना होता है। हमारे शरीर में यदि कुछ कमी होती है तो अपन ग्लूकोज चढ़ाते हैं, तो ये डबल ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, तो ये सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है, या सबसे जल्दी ऊर्जा प्रदान करता है। तो इसकी सही इकाई क्या हो जाएगी, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 10वें का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में नज़रिए से देखते हुए माल्टोज की इकाई क्या होती है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आता है कि प्रोटीन की सबसे ज़्यादा मात्रा किस में होती है। मैंने जब आपको पढ़ाया था तब लिखा था कि प्रोटीन की सबसे ज़्यादा मात्रा किस में होती है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है दूध, दूसरा ऑप्शन है गाजर, तीसरा ऑप्शन है सोयाबीन, चौथा ऑप्शन है अंडों में। तो मैंने लिखा था कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में होता है, उसके बाद में होता है दाल में, और उसके बाद में होता है दूध में। तो ऑप्शन नंबर 11वें का कौन सा सही हो जाएगा, सी। तो 11वें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी। क्वेश्चन क्या है कि प्रोटीन की सबसे ज़्यादा मात्रा किस में पाई जाती है, तो सोयाबीन में पाई जाती है। उसके बाद में क्वेश्चन आता है 12वां, प्रोटीन शब्द किसने दिया था। प्रोटीन शब्द किसने दिया था। मैंने आपको जब पढ़ाया था तब लिखाया था प्रोटीन शब्द किसने दिया था। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है फंक ने, दूसरा है हॉपकिंस ने, तीसरा है बर्जिलियस ने, चौथा है कॉलिंग ने। तो देखो फंक ने क्या किया था, विटामिन शब्द दिया था, और विटामिन की खोज किसने की थी, तो सर हॉपकिंस ने की थी। और बर्जिलियस ने क्या किया था, प्रोटीन शब्द दिया था। फंक ने क्या किया था, विटामिन शब्द दिया था, विटामिन की खोज हॉपकिंस ने की थी, और प्रोटीन शब्द का ना किसने दिया था, बर्जिलियस ने दिया था। तो 12वें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है आप सभी को। क्वेश्चन मैंने जो पढ़ाए हैं उसी पर आधारित मैं एक क्वेश्चन सीरीज लेके आया हूँ।
तो 12वें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद में आता है 13वां क्वेश्चन कि हमारे शरीर में जो ब्लड क्लोटिंग होती है, रक्त स्कंदन होता है, उसके निर्माण में कौन सा सहायक प्रोटीन होता है? ऑप्शन क्या है? रक्त स्कंदन में सहायक प्रोटीन है, यहाँ ब्लड क्लोटिंग में सहायक प्रोटीन कौन सा है? तो ऑप्शन पढ़ते हैं, पहला केराटिन, दूसरा कॉन्डेरिन, तीसरा है प्रोथ्रोम्बिन और चौथा है ग्लोबुलिन। तो इसके निर्माण में कौन सा सहायक प्रोटीन है? मैंने लिखा था कि ब्लड क्लोटिंग में कौन सा सहायक विटामिन होता है, तो ऑप्शन होता है ए ऑप्शन सही होता है और इसका नाम क्या होता है? केराटिन। तो 13वें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में ब्लड क्लोटिंग के निर्माण में कौन सा सहायक प्रोटीन होता है, तो वो होता है केराटिन। कौन सा प्रोटीन होता है? केराटिन। उसके बाद में आता है 14वां क्वेश्चन कि प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? मैंने जब पढ़ाया था तब बार बार बोला था कि प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो पहले ऑप्शन पढ़ते हैं कि क्वाशियाकोर, बी है मेरास्मस, सी है दोनों, डी है कोई नहीं। तो प्रोटीन की कमी से कितने रोग होते हैं? 2 रोग होते हैं। वो भी किस में होते हैं सर? बच्चों में होते हैं। एक होते हैं जो धनी परिवार के बच्चे होते हैं उनमें, और एक होते हैं जो गरीब परिवार के बच्चों में होते हैं। तो कौन कौन से रोग होते हैं? एक होता है सर क्वाशियाकोर, दूसरा होता है मेरास्मस। तो 14 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? सी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है सर? क्वाशियाकोर और मेरास्मस। क्वाशियाकोर और मेरास्मस। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद में आता है 15वां क्वेश्चन कि संतृप्त वसा उदाहरण है, यहाँ सेचुरेट फैट का क्या उदाहरण है निम्नलिखित में से? सेचुरेट फैट उसको बोलते हैं, अन्य नाम एनिमल फैट बोलते हैं, इसका अन्य नाम होता है एनिमल फैट। तो इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है, देखो सबसे पहले पढ़ते हैं कि ये वनस्पति तेल, दूसरा है मछली का तेल, सरसों का तेल, यहाँ डी ऑप्शन ए एंड बी। तो देखो संतृप्त फैट होती है वो किस किस में पाई जाती है? मैंने अन्य नाम लिखा है एनिमल, तो वनस्पति तेल होगा और एनिमल मतलब होगा मछली का तेल। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। इसमें दे रखा है ए और बी। तो संतृप्त वसा का उदाहरण क्या है? वनस्पति तेल और मछली का तेल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी। 15 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें 2 क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे कि संतृप्त वसा का अन्य नाम क्या है? एनिमल फैट। इसके उदाहरण निम्नलिखित में से कौन से? तो वनस्पति तेल और मछली का तेल। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। उसके बाद क्वेश्चन आता है 16 नंबर का क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजनीकरण से प्राप्त होता है। जब मैंने पढ़ाया था तब मैंने आपको लिखाया था कि हाइड्रोजनीकरण से हमें क्या प्राप्त होता है। तो ऑप्शन दे रखा है कि वनस्पति तेल, वनस्पति घी, सरसों का तेल और सभी। सबसे पहले देखते हैं कि हाइड्रोजनीकरण कैसे होता है। तो आपने नाम सुना होगा कि वनस्पति तेल होता है, जब उसका हाइड्रोजनीकरण कराया जाता है तो हमें वनस्पति घी प्राप्त होता है। किसका हाइड्रोजनीकरण कराया जाता है? वनस्पति तेल का जब हाइड्रोजनीकरण कराया जाता है तो वनस्पति घी प्राप्त होता है। और इसमें एक दूसरा क्वेश्चन बताया है कि जब इसका हाइड्रोजनीकरण होता है तब इसमें एक निकिल उत्प्रेरक उपस्थित होता है। निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में यह अभिक्रिया करता है और हाइड्रोजनीकरण करता है, उसके बाद हमें वनस्पति घी प्राप्त होता है। तो हाइड्रोजनीकरण से वनस्पति घी प्राप्त होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सही कौन सा हो जाएगा? 16 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखोगे सभी लोग? कैसे याद रखोगे कि हाइड्रोजनीकरण से हमें वनस्पति घी प्राप्त होता है? हाइड्रोजनीकरण किसका होता है? तो वनस्पति घी का हाइड्रोजनीकरण निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है। उत्प्रेरक क्या काम करता है? किसी भी अभिक्रिया को आगे बढ़ाना है, उसको उत्प्रेरित करने का कार्य करता है, उसको उत्प्रेरक बोलते हैं। इसमें उत्प्रेरक कौन सा होता है? निकिल। यहाँ पर 3 क्वेश्चन बन सकते हैं कि हाइड्रोजनीकरण किसका होता है? वनस्पति तेल का। और इसका हाइड्रोजनीकरण होने के बाद क्या प्राप्त होता है? वनस्पति घी। ये किसकी उत्प्रेरक की उपस्थिति में बताया? तो निकिल उत्प्रेरक की। तो 16 का ऑप्शन नंबर सही कौन सा हो जाएगा? बी। उसके बाद में क्वेश्चन आता है 17वां कि हृदयघात, हार्ट अटैक निम्नलिखित में से होता है। हमारे शरीर में जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो 2 घटनाएं होती है। एक होती है HDL, एक होता है LDL। HDL का अर्थ होता है हाई डेंसिटी लिपिड और LDL का अर्थ होता है लो डेंसिटी लिपिड। जब हमारे शरीर में लो डेंसिटी लिपिड हो जाती है तो हार्ट अटैक आने का खतरा रहता है और बीपी हमारे शरीर में क्या हो जाती है? लो हो जाती है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने से क्या होती है? तो LDL हो जाता है। LDL मतलब होता है लो डेंसिटी लिपिड। इसके कारण हमारे शरीर में हार्ट अटैक आने का खतरा रहता है और बीपी क्या हो जाती है? लो हो जाती है। तो हृदयघात होने का कारण क्या होता है? LDL। क्या होता है? LDL। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हृदयघात, हार्ट अटैक होने का क्या कारण होता है? LDL होता है, यानी लो डेंसिटी लिपिड। यहाँ तक आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? जो अभी तक मैंने जितना पढ़ा है उस पर आधारित ये क्वेश्चन। यदि आप ये क्वेश्चन हल करना चाहते हैं, यहाँ सभी क्वेश्चन हल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले मेरे जितने भी अभी तक साइंस के वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर रखे हैं उनको आप आराम से एक बार बैठ कर पढ़ें और उन पर आधारित नोट्स बना लें। उसके बाद में ये क्वेश्चन आपको आराम से हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन आता है 18वां कि कैमल हम्प के कुबड़ में वसा होती है। मैंने आपको लिखाया था एक वसा कैमल हम्प, उसमें लिखाया था कि
ये कुबड़ वसा होती है, ये किस कलर की होती है? तो ऑप्शन देखते हैं कि एक होती है सफ़ेद वसा, बी है भूरी वसा, सी है काली वसा, डी है लाल वसा। तो देखो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं कि कैमल अम्ब किस में पाई जाती है? तो ऊँट में। ये ऊँट में क्या होती है? तो सर वसा होती है। किस रंग की होती है? तो मैंने लिखा था ये भूरी रंग की होती है। तो 18 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो कैमल अम्ब कुबड़ के रूप में वसा होती है और ये किस में पाई जाती है? ऊँट में। और कौन से रंग की होती है? भूरी वसा होती है। उसके बाद में आता है कि सर विटामिन नाम किसने दिया था? मैंने अभी पीछे बताया था कि प्रोटीन शब्द किसने दिया था, उसी तरह विटामिन नाम किसने दिया था? विटामिन नाम किसने दिया? ऑप्शन देखते हैं कि सर पहला ऑप्शन फंक, दूसरा है हॉपकिंस, सी है कुलिंग और चौथा है जॉनसन। तो उसके बाद में इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 19 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। तो विटामिन नाम किसने दिया था? फंक ने दिया था और हॉपकिंस ने इसकी क्या की थी सर? खोज की थी। और जीन शब्द किसने दिया था? तो जॉनसन ने दिया था। देखो कोई भी क्वेश्चन आपको यदि अच्छे से समझ में आ जाए, उसके बाद अपने को जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं उसको भी एनालिसिस कर लेना चाहिए, उससे 4 क्वेश्चन और क्लियर हो जाते हैं। देखो विटामिन नाम किसने दिया? तो फंक ने दिया था। और हॉपकिंस ने किया था? विटामिन की खोज की थी। कुलिंग ने कुछ भी नहीं किया था। उसके बाद जॉनसन ने जीन की खोज की थी। तो इस तरह से यहाँ पर 3 क्वेश्चन अपने क्लियर हो गए। तो 19 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नाम किसने दिया था? फंक ने दिया था। अब देखो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि विटामिन जो मनुष्य के शरीर में संग्रहित होता है या इकट्ठा होता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है जो शरीर में संग्रहित होता है? तो देखो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन के। तो आपको याद ये रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में एक विटामिन संग्रहित होता है, तो विटामिन है के। कौन सा विटामिन है? के। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये कहाँ पर संग्रहित होता है? तो लीवर में संग्रहित होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सही क्या हो जाएगा? विटामिन जो हमारे शरीर में संग्रहित होता है तो विटामिन के संग्रहित होता है। तो इस तरह से आज की हमारे 20 नंबर क्वेश्चन की ये सीरीज़ थी। तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो उस आधार पर आप एनालिसिस कर सकते हैं कि हमने साइंस में जो जितना पढ़ा है वो हमें कितना याद है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है कि हमारा कितना स्कोर हुआ है। यदि आपको इतने क्वेश्चन में से यदि कोई भी क्वेश्चन पर डाउट लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो अपने चैनल का सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। इसी तरह आप पढ़ते रहें, स्वस्थ रहे, हेल्थी रहे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।